अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन के लिए इनवाइट एक्सेप्ट करने का। लेट्स स्टार्ट विद योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड चेस सिक्योरिटीज। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खिज़र साहब इनवाइट करने के लिए इस टॉपिक पर। मेरा नाम अली नवाज है। मैं जो है वो चेस सिक्योरिटीज मैंने स्टार्ट की है लास्ट ईयर जनवरी में 2022 में। इससे पहले मेरा बैकग्राउंड ट्रेजरी एंड कैपिटल मार्केट्स का था। मैं पिछले कुछ 7-8 साल से जो सांबा बैंक की कैपिटल मार्केट्स डेस्क है ट्रेजरी में, वो हेड कर रहा था। उससे पहले मैंने सिल्क बैंक का इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेज किया है और अल्फ्ला जीएचपी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में उनका इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेज किया है। तो लास्ट 10-12 साल का एक्सपीरियंस मेरा ट्रेजरी एंड कैपिटल मार्केट्स का है। और सिंस अब ये चेस सिक्योरिटीज लॉन्च किया है विद अ व्यू कि हम ज्यादा ब्रॉडर लोगों को सर्विस कर सके, सिंस हमारे पास यहाँ पर कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टर्स की जो है वो इन्वेस्टर बेस कम है, बट एक बहुत ही मार्केट्स में हमारे पास जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं, जो उनके रिटर्न्स अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखें तो बहुत अच्छे हैं। बट ये इसमें जो है वो अभी इतना वेल नोन एसेट क्लास है नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। तो इसी विजन के साथ जो है वो चेस सिक्योरिटी स्टार्ट किया। However, last 1 year has been full of political and economic troubles. However, शायद इन्हीं क्राइसिस के बाद एक अपॉर्चुनिटी आती है, तो वही हम बेसिकली इन्वेस्टर्स को जो है वो ब्रीफ आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अली भाई स्टार्ट करते हैं हमारी जो टॉपिक है उस पे डिस्कशन। सबसे पहले अगर आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि आपकी रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी है, और अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें बोथ कंट्रीज के बारे में ब्रीफली के डिफॉल्ट क्यों हुए थे। देखिए, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। आई थिंक श्रीलंका जो है वो श्रीलंका से स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर अप्रैल में श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया था ऑन ऑल एक्सटर्नल डेट। हाउएवर ये सिचुएशन लास्ट ईयर की नहीं है। 2016 से 2019 के दरमियान श्रीलंका के पास एक आईएमएफ प्रोग्राम था। वो आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। हाउएवर जब 2019 में उनका प्रोग्राम खत्म हुआ तो 2019 में ही वहां पर इलेक्शंस भी थे। जब इलेक्शंस होके जब नई गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आई, तो उस गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए पॉपुलर डिसीजंस लेना शुरू किए, जो कि उनकी अपनी पार्टी की पॉपुलैरिटी के लिए तो ठीक थे, लेकिन इकोनॉमी के लिए बहुत खराब थे। जैसे ही वो एक नई गवर्नमेंट वहां पर आई, उन्होंने वहां पर टैक्स कट करना शुरू कर दिया। जो भी रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट हुए थे आईएमएफ के दौरान, आईएमएफ प्रोग्राम के दौरान, वो सारे सस्पेंड कर दिए। वहां पर इनकम टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया। वहां पर जिस तरह हमारा यहाँ जीएसटी है, वहां पर वैट है, वैट को कम कर दिया गया। फिर वहां पर फ्यूल प्राइसेस को फ्रीज कर दिया गया, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को फ्रीज कर दिया गया। वहां पर आईएमएफ ने ये सेंट्रल बैंक ऑटोनॉमी रखी थी, खुद मुख्तार था सेंट्रल बैंक। वो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं या गवर्नमेंट के डेट को फाइनेंस नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने वो भी सस्पेंड कर दिया। और वहां पर भी एक जबरदस्त किस्म का फिस्कल डेफिसिट आया, जिसकी वजह से उसको फाइनेंस करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने बैंक से और स्टेट बैंक से, जो वहां की सेंट्रल बैंक है, वहां से डेट लिया। और ये जब उन्होंने इस तरीके के पॉपुलर मेजर्स लिए, टैक्स काटे, तो वहां पर भी इंपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गई। और वहां के एफएक्स रिजर्व्स भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए, और वहां पर फिस्कल डेफिसिट बढ़ना शुरू हो गया और डेट लेवल्स बढ़ना शुरू हो गए। हुआ ये कि 2020 में उसके बाद जो है वो पेंडेमिक आ गया, कोविड। और जैसे ही वो उस साल में एंटर हुए, जिस साल में पेंडेमिक वाला था, तब उनके एफएक्स रिजर्व्स बहुत कम थे। और वहां पर जो है वो इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी। तो इनके रिजर्व्स जो 2019 में $7.6 बिलियन के थे, 2 साल के अंदर यानी 2021 में उनके रिजर्व्स जो आ गए वो 7.6 से 1.6 पर आ गए। जिसकी वजह से, और ये 1.6 बिलियन के जो रिजर्व्स हैं वो उनकी एक महीने की इंपोर्ट कवर के बराबर भी नहीं है। हाउएवर जब ये 2021 में केस हुआ,
तब फिर उसी वक्त जब इनके रिजर्व्स ये थे, वहां पर एक कमोडिटी, दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल भी स्टार्ट हो गया इन अर्ली पार्ट ऑफ 2022। हालांकि 2021 से ही ऑयल प्राइसेस और डिफरेंट कमोडिटी प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई थी, क्योंकि वो सप्लाई के, वो कुवैत के बाद सप्लाई शॉक्स थे। उसके बाद 2022 में जब यूक्रेन वॉर और ऑयल प्राइसेस और बाकी कमोडिटीज बिल्कुल ही जब पीक पर अपनी आ गई, तब अप्रैल में उन्हें ये डिफॉल्ट अनाउंस करना पड़ा, क्योंकि ना उस वक्त उनके पास रिजर्व्स की कैपेसिटी थी, ना ही उनके पास लोकल डेट में इतनी कैपेसिटी थी, क्योंकि वहाँ की करेंसी जो है वो, जिस तरह ये रिजर्व्स कम होते रहे, उनकी करेंसी भी 2022 में कुछ 3 महीने के अंदर 40% जो है वो डिप्रिशिएट हो गई। और जब ये 40% करेंसी डिप्रिशिएट हुई तो उनका एक्सटर्नल डेट फट गया, उनका जो लोकल डेट है, सिंस वहां पर डेट की रिपेमेंट्स बहुत बढ़ गई, फिस्कल डेफिसिट उनका बहुत ज्यादा हो गया। तो सिंस उनको सिर्फ जब उन्होंने डिफॉल्ट अनाउंस किया तो वहां पर फिर एक क्राइसिस वाली सिचुएशन हो गई वहां पर। फिर सिंस वो इम्पोर्ट नहीं कर सकते थे, तो वहां पर फ्यूल शॉर्टेजेस हो गई, खाने पीने की अशिया, लोड शेडिंग 12 12 घंटे की, और उसके बाद वहां पर ये मेडिसिन वगैरह की शॉर्टेज है ना, फिर उनको करना ही पड़ा कि सिंस लिमिटेड फ्यूल वो इम्पोर्ट कर सकते थे, तो उन्होंने एक डिजिटल मैकेनिज्म बनाया कि आप क्यूआर कोड के थ्रू जो है वो पेट्रोल पंप पे जाएंगे, और आपको हफ्ते में, अगर आपके पास मोटर बाइक है तो आपको कुछ अ, दो अगर आपके पास टू व्हीलर्स है तो आपको 4 लीटर मिलेगा, और अगर आपके पास गाड़ी है तो आपके पास 20 लीटर मिलेगा। इस तरीके की उन्होंने कोई चीज की। इसी के साथ हम चलते हैं गाना की तरफ। गाना में भी एग्जैक्टली यही हुआ कि वहां पर भी एक लीडर आए, वहां पर भी एक गवर्नमेंट चेंज हुई, और वहां पर लीडर आने के बाद उन्होंने भी एग्जैक्टली यही चीज की कि उन्होंने वहां पर टैक्स कट करना शुरू कर दिया। एक्चुअली गाना इज ऑल्सो ऑयल एक्सपोर्टर, गाना गोल्ड का एक्सपोर्टर है, और वहां पर कोका जो होता है वो भी एक्सपोर्ट करता है। अब पिछले कुछ सालों में जब ऑयल प्राइसेस ऊपर थी, और गाना की थोड़ी एक्सपोर्ट बेहतर थी, तो उन्होंने किया किया कि वहां पर पॉपुलर मेजर्स लेने के लिए वहां पर उन्होंने भी स्पेंडिंग काफी अपनी बढ़ा दी। स्पेंडिंग बढ़ा दी इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि आप जो है वो 9th ग्रेड तक जो भी बच्चा होगा वो फ्री में पढ़ेगा, और उसका जो 2 वक्त का खाना होगा वो उसको स्कूल में मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने भी इस तरीके के जीएसटी में कमी और टैक्सेस में कमी कर दी। हाउएवर जब ऑयल प्राइसेस फिर नीचे आना शुरू हुई थी कोविड के बाद, सिंस उनकी स्पेंडिंग जो है वो अपने अपने पर ही खड़ी हुई थी, उस लेवल्स पर ही, लेकिन ऑयल प्राइसेस जब नीचे आ गई तो उनके पास से, या दूसरी कमोडिटी की प्राइसेस नीचे आ गई, तब उनके पास से रेवेन्यूज की सोर्सेस कम हो गई, लेकिन उनका एक्सपेंस जो है वो वहीं खड़ा हुआ। उन्होंने भी बहुत स्पेंड किया मोटरवेज की अपग्रेड करने पर और इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जहां पर आप स्पेंडिंग तो कर देते हैं लेकिन आपके पास सामने से उस डेट को रीपे करने के लिए डॉलर रेवेन्यूज नहीं आते। वहां पर भी फिर यही हुआ कि आपका उनके रिजर्व्स भी तेजी से नीचे आना शुरू हुए, और फिर इवेंचुअली उनको दिसंबर 2022 में एक आईएमएफ का प्रोग्राम लेना पड़ा और अपने एक्सटर्नल डेट पे डिफॉल्ट करना पड़ा। तो अगर हम इसको समरी में ले लें कि इनकी क्या वजह थी डिफॉल्ट की, तो ये बेसिकली दोनों जगह पर आइडेंटिकली, और शायद हम उसको कहीं रिलेट पाकिस्तान के साथ भी कर सकते हैं, कि सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए अपने अपने जो है वो टैक्स कट्स करना और पेट्रोल की प्राइसेस को फ्रीज करना और करेंसी को फ्रीज करना, दोनों कंट्रीज ने यही किया कि वहां पर भी उन्होंने जो है वो अपनी करेंसी को एक ही लेवल पे रखा और उसको मार्केट के साथ जो है वो डिवैल्यू नहीं किया, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स वगैरह जो है वो प्रमोट हुई, और जो है वो ये रिजर्व्स उनके तेजी से डिप्लीट हो गए। तो आई थिंक श्रीलंका, घाना और कुछ हद तक पाकिस्तान की भी सिमिलैरिटीज वही है कि हमने एग्जैक्टली वही सारी चीजें की। हाउएवर शायद हमने डिफॉल्ट होने से पहले जो है वो कुछ रिफॉर्म्स कर लिए, जिसकी सूरत में हमें शायद आईएमएफ प्रोग्राम हम कंक्लूड कर लेंगे बिफोर डिफॉल्ट। हाउएवर इन दोनों लोगों ने आईएमएफ प्रोग्राम कंक्लूड तो किया लेकिन आफ्टर डिफॉल्ट किया। थैंक यू अली भाई। मैं यही सोच रहा था जो आपने लास्ट में टच किया है कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड दोज टू कंट्रीज, लेकिन पाकिस्तान बचा कैसे है अभी तक डिफॉल्ट से? देखिए, पाकिस्तान के डिफॉल्ट से इस वजह से बचे कि उनका डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 100% से ऊपर निकल गया
था। हमारा डेट टू जीडीपी अभी भी 70% है। हमने अपनी करेंसी को बिल्कुल डिवैल्यू किया है, लेकिन हमने कहीं करेंसी को अपनी मैनेजेबल लिमिट्स में हुई, हमारी करेंसी फ्री फॉल में नहीं थी। हमने इसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से वो किया, और हमने स्टेप्स जो ले लिए हैं वो उन कंट्रीज से पहले ले लिए हैं। यानी जब उन कंट्रीज ने बिल्कुल ही जब एंड पर आ गए, उसके बाद उन्होंने आईएमएफ प्रोग्राम और उसकी तरफ गए, हमने रिलेटिवली थोड़ा सा पहले ये स्टेप्स ले लिए हैं, और हमने अपनी इंपोर्ट्स को रोका है, और हमें हमने जो है वो जो फ्यूल प्राइस बकाया जो हमने हमने फ्रीज लगाया था, या हमने एक लेवल पे रखी हुई थी, हमने वो करेंसी भी छोड़ दी, और हमने अपनी फ्यूल प्राइसेस को भी जो है वो कर दिया। हमने थोड़ा सा पहले कर लिया ये चीज, आईएमएफ में हम थोड़ा पहले चले गए, जिसकी वजह से हम डिफॉल्ट से अभी तक बच गए। और मेरा ख्याल है जो भी हमने किया मजबूरी में ही किया है, आईएमएफ ने ही करवाया एज प्री कंडीशंस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आईएमएफ प्रोग्राम लेने के लिए हमें ये सारी चीजें करनी पड़ी जो हमने कर। अच्छा, सही है। अच्छा, ये जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने प्रीवियसली भी इस स्पेस पे काफ़ी दफ़ा कवर करने की कोशिश की थी, बट आई थिंक यू आर द बेस्ट वन टू डिस्क्राइब। बहुत सारा जब पैनिक थी पाकिस्तान में, फियर था, मार्केट 38 पे थी, लोग समझ रहे थे 32 पे 34 पे चली जाएगी, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और दो तरह के कैंप हैं, एक कहता है डिफ़ॉल्ट होने वाला है, दूसरा कहता है नो वे, पाकिस्तान इज टू बिग टू डिफॉल्ट। सो अगर कोई कंट्री डिफॉल्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, स्पेशली इन द व्यू ऑफ कैपिटल मार्केट्स, जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हाउ शुड वी प्रीएम्प्ट, या किस तरह, क्या क्या एक कोई जो सीक्वेंसेस होते हैं ना, या जो कोई इंसिडेंट्स होते हैं, किस तरह होते हैं डिफॉल्ट के बाद? देखिए, एक तो जब डिफॉल्ट होता है, या जो बाकी दो कंट्रीज में डिफॉल्ट हुआ है, उसमें एक चीज जो हमने देखी है वो ये हुई कि वहाँ की उस वक्त इमीडिएट कैपिटल मार्केट्स में तो एक बहुत बड़ा डेंट आता है। यानी वहाँ की श्रीलंका की मार्केट भी जो तकरीबन 9 साढ़े 9 हजार पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही थी, वो 7 हजार पॉइंट्स पर आ गई थी। और वहां पर जो ओपन मार्केट में करेंसी है, वो वहां पर काफी वही जो आपकी ऑफिशियल रेट होता है, और ये जो ग्रे मार्केट या ओपन मार्केट है, उसमें डिफरेंस बहुत वाइड हो जाता है, क्योंकि वहां पर भी लोग जो है वो करेंसी और गोल्ड और इस तरह की एसेट क्लासेस में जो है वो जाना शुरू कर देते हैं। होता ये है कि बेसिकली जो जो लास्ट दो एक्सपीरियंसेस हमने देखे हैं, खासतौर पर श्रीलंका का, वहाँ की मार्केट सिंस थोड़ी सी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स के भी रडार पे थी, तो वहां पर सिंस कैपिटल मार्केट्स में रिकवरी बहुत जल्दी आ गई। अब वो क्यों आई, वो फिर हम आगे कवर कर लेंगे कि ऐसे क्या रिफॉर्म्स किए श्रीलंका ने, जिसकी वजह से वहां पर लोकल इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मार्केट्स में वापस आ गया। बट होता यह है कि जब वहां पर उन तरीके की जब कंट्री डिफॉल्ट के पास जा रहा होता है, तो वहां पर इनिशियल कैपिटल मार्केट्स में बहुत बड़ा डेंट आता है। सिंस हमारे यहाँ पर एक चीज ये हुई है कि वहां पर ये दोनों कंट्रीज में डिफॉल्ट वाज अ सडन इवेंट। यानी 2 महीने के अंदर जो है ये डिफॉल्ट की बातें जो शुरू हुई है, और डिफॉल्ट जो डिक्लेयर किया है, ये 2 से 3 महीने के अंदर हो गया है। पाकिस्तान एक डिफरेंट उस सिनेरियो में है कि पाकिस्तान में जो डिफॉल्ट है वो आप पिछले 1 साल से सुन रहे हैं डिफॉल्ट हो रहा है, और यहाँ की कैपिटल मार्केट्स भी उस हिसाब से एडजस्ट करती हुई आई है। शायद आपको वो इंडेक्स में उनकी उसकी रिफ्लेक्शन नहीं दिखे, बट अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स देखें तो स्टॉक्स आर डाउन 50% इन लास्ट 1 ईयर। जो आप जो जो ज्यादा इम्पैक्ट स्टॉक है, खासतौर पे जो कि इम्पोर्ट बेस ज्यादा है, शायद आपको बैंक्स, ऑयल या बड़े सेक्टर्स में तो ये चीज ना दिखे, बट दे आर ऑल्सो डाउन। तो ये वाली एडजस्टमेंट जो है वो हमारे मार्केट्स में होती भी आ रही है। डेफिनेटली जब इस तरीके का कोई इवेंट होगा, व्हेन गॉड फॉरबिड हम डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे, तो एक नीजक एक्शन जरूर आएगा मार्केट में। बट उसके बाद अगर हमने देखा है कि वहां पर जो जिन कंट्रीज में डिफॉल्ट हुआ है, अगर कोई वहां पर एसेट क्लास बहुत तेजी से रिकवर किया है, तो वो उसमें से एक कैपिटल मार्केट्स है। सही। अम, अली भाई, अगर हम देखें कि डिफॉल्ट के बाद जो रिफॉर्म्स हुई हैं, आईएमएफ ने डिक्टेट भी किए हैं इन कंट्रीज को, वो कौन सी रिफॉर्म्स उन्होंने की हैं,
और अगर थोड़ा-सा पाकिस्तान के साथ रिलेट कर लें, जिस तरह आपने कहा है कि पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी ऑन दैट जर्नी, तो इसको ज़रा थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें। जी बिल्कुल। देखिए, जब जैसे सिमिलरली जो गाना को भी यही रिफॉर्म्स जो है रेकमेंड किए गए हैं, और श्रीलंका को भी यही किए गए हैं, खास तौर पे जब पाकिस्तान ये रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट कर रहा था, या जिसको हम आईएमएफ की प्री कंडीशंस कहते थे, तो यहाँ पर बहुत शोर होता था अक्सर कि ये हमसे नाजायज डिमांड्स की जा रही हैं, और ये तो कहीं पे भी नहीं होता। हाउएवर, जब आप श्रीलंका या गाना में देखें तो एग्जैक्टली वही रिफॉर्म्स जो हमें रेकमेंड किए गए हैं, वो वहाँ उन्होंने करवाए हैं। इन द सेंस कि सबसे पहले जो है वो उन्हें कहा गया कि आप अपना टैक्स जो है वो बहुत तेजी से बढ़ाए। फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका टेक का टैक्स टू जीडीपी रेशो 7% था। उनको कहा गया कि आप अगले 3 सालों में टैक्स टू जीडीपी डबल कर देंगे, 7 से 14% तक ले जाएंगे। 7 से आपको पहले फेज में 10 तक ले जाना था, और 10 के बाद 14% तक ले जाना था। फिर वहां पर जो पर्सनल इनकम टैक्स है, जो हम यहाँ पर सैलरी टैक्स कहते हैं, वो वहां पर बढ़ गया है। तो वहां पर जो कॉर्पोरेट टैक्स है, वो 24% था, उसको 30% कर दिया गया। फिर वहां पर जीएसटी जो था, वो जो 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 वहां पर एक्चुअली वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स था, वो 8% था, वो उनको अगले 2 साल में बढ़ा के 15% तक लेकर जाना है। फिर सिंस यहाँ पर गवर्नमेंट वो यहाँ पर जो है वो पीडीएल लगाया गया था, वहां पर भी फ्यूल्स पर जो ये जो पेट्रोल प्राइसेस है उस पर टैक्स लगाया गया। और फ्यूल की मद में जो है वो पेट्रोलियम लेवी की मद में वहां से भी टैक्स कलेक्ट किया गया है। फिर वहां पर उन्होंने कहा है कि जितनी भी चीजों पर आपने टैक्स एग्जेम्पशंस दी है, चाहे वो जीएसटी के फॉर्म में हो, चाहे ये जीएसटी जिसको वैट कहते हैं, या कोई भी इनकम टैक्स की जो भी एग्जेम्पशन है जिस प्रोडक्ट पे भी दी है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो फूड हो, वो सारी एग्जेम्पशंस आप खत्म कर देंगे। फिर वहां पर उन्होंने कहा है कि आप 2025 यानी अगले 2 साल में आप रियल एस्टेट को टैक्स नेट में लेकर आएंगे, और वहां पर गिफ्ट और इनहेरिटेंस पर जो टैक्स है वो भी आप लगाएंगे। और 2025 यानी 2 साल का टाइम दिया है कि आप रियल एस्टेट, गिफ्ट और इनहेरिटेंस पे टैक्स लगाएंगे। फिर वहां पर जो पेंशन बिल उनका भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और ये जो पब्लिक सेक्टर वेजेस है उसका ये वो भी जो है बहुत तेजी से बढ़ी थी, तो उस पे उन्होंने ये कहा है कि आप उसमें इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा जो है वो इजाफा नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इन्फ्लेशन रेट 20% है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, तो आप उसमें जो पेंशन और जो पब्लिक वेजेस है वो आप 20% के अंदर अंदर रखेंगे। फिर आप जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और आप जो फ्यूल प्राइसेस हैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे। आप जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, जो कि ऑटोमेटिक जो भी फ्यूल प्राइसेस डिटरमाइन होगी थ्रू अ स्पेसिफिक फार्मूला, वो ऑटोमेटिक नोटिफाई हो जाएगी। उसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होगी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हो या चाहे वो पेट्रोल की प्राइसेस हो। फिर रिफॉर्म्स में था कि आप जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज वहां पर भी बहुत नुकसान कर रही थी, जो कि वहां पर भी जो है वो कुछ तकरीबन 52 के करीब उनकी कुछ स्टेट ओन्ड एंटिटीज थी, और उसमें से मेजोरिटी नुकसान में थी। तो उन्होंने कहा कि अब जो है वो आप कोई भी वहां पर भी सर्कुलर डेट टाइप की जो चीज होती थी, या जो सब्सिडीज होती थी, वो स्टेट ओन्ड एंटिटीज की बुक पर पास होता था। तो उन्होंने ये कहा कि अब आप जो है वो स्टेट ओन्ड एंटिटीज की बुक पर कोई भी इस तरीके की सब्सिडी या डेट पार्क नहीं करेंगे। अगर आपको कोई भी यानी लाइन लॉसेस की वजह से या टेक्निकल लॉसेस की वजह से कुछ इम्पैक्ट आता भी है, तो आप उसको फिजिकल डेफिसिट से डायरेक्टली फिजिकल से आप डायरेक्टली फाइनेंस करेंगे, ये फिजिकल डेफिसिट का पार्ट होगा। तो ये आप अमाउंट कितनी कर रहे हैं, या आउटराइट रिफ्लेक्ट होगी, या आप इधर उधर स्टेट ओन्ड एंटिटी के नुकसान में छुपाएंगे नहीं। उसके बाद एक जो बहुत खतरनाक चीज जो उन्होंने की है, सिंस वो उस लेवल तक आ गए थे या शायद वो बहुत लेट हो गए थे, उन्होंने वहां पर लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी की। आई थिंक उनका डेट टू जीडीपी जो है वो 128% हो गया था। तो जब 128% पर आईएमएफ ने उनको टारगेट दिया कि आप इसको 95% तक लेकर आएंगे अगले 2 सालों में, तो ये सारे रिफॉर्म्स करने के बावजूद भी ये 128% से 95% तक नहीं आ पा रहा था, क्योंकि वहां पर लोकल डेट की अमाउंट बहुत बढ़ गई थी। तो वहां पर उनको फिर लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी करना पड़ी। हाउएवर, सिंस घाना में तो लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बहुत एडवांस स्टेजेस पर है, और वहां पर उन्होंने जितने भी वहां पर तकरीबन कुछ 45 अरब डॉलर का लोकल डेट था, जिसमें से 10 अरब डॉलर को इन्होंने रिस्ट्रक्चर किया है।
और वो 10 अरब डॉलर जो थे वो शॉर्ट टर्म डेट थे, उनको ये लॉन्ग टर्म लेकर गए हैं 5 साल और 7 साल में। और कुछ 85% लोगों ने एग्री कर लिया है उस 10 अरब डॉलर की जो वो बॉन्ड होल्ड करते थे, ये जो ट्रेजरी बिल्स होल्ड करते थे, 85% लोगों ने उस पर जो है वो एक नॉमिनल हेयर कट लिया है, और उसकी मेच्योरिटी प्रोफाइल को चेंज करके वो शॉर्ट टर्म से उसको मीडियम और लॉन्ग टर्म करते हैं। श्रीलंका भी इसी तरीके से कोई चीज कर रहा है, बट उस पर एक आईएमएफ की जो डेट असेसमेंट उसकी जो कमिटी है, वो अभी उसको जो है वो एनालाइज कर रही है कि श्रीलंका को कितना डेट लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, और उसको वो किस तरीके से की जाए कि जो फाइनेंशियल सेक्टर की जो वायबिलिटी है वो डिस्टर्ब ना हो। तो वो उस पर एक रिपोर्ट आएगी अगले 2 महीनों में, उसके बाद श्रीलंका लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे कोई डिसीजन लेगा। हाउएवर गाना ये काम कर चुका है, अब गाना फॉरेन डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रहा है। लोकल वो जो है उसकी वो फरवरी में उसका क्लोज हो गया है। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है जो कि इनको करनी पड़ी, क्योंकि उनके डेट लेवल्स जो है वो बिल्कुल आउट हो गए थे। इसके अलावा उन्होंने ये किया है कि वहां पर भी एक एंटी करप्शन लेजिस्लेशन नहीं बनी है, जो कि हमारे पास भी आईएमएफ ने करवाई थी, तो हमें शायद सरप्राइज हुआ था कि आईएमएफ क्या बात कर रहा है कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है उनकी एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम है, उनके सारे एसेट्स पब्लिक होंगे, और एक नई एंटी करप्शन की एक बॉडी बनेगी। तो ये श्रीलंका में इन्होंने 1 साल पहले करवा लिया है, और हमारे पास भी एग्जैक्टली ये रेप्लिकेट हुआ है। और जो है वो अब उनको भी उन्होंने ये कहा है कि एक नई बॉडी बनाए, और जो उनका यूनाइटेड नेशन का एक एंटी करप्शन का फ्रेमवर्क है, आप उस पर बेस्ड ऑन दैट फ्रेमवर्क आप श्रीलंका में एंटी करप्शन फ्रेमवर्क बनाएंगे, उसकी लेजिस्लेशन बनाएंगे जो पार्लियामेंट उनकी अप्रूव करेगी, और फिर उसके तहत लोगों को सजाएं होंगी और इन्वेस्टिगेशन होगी जो कि करप्शन में इन्वॉल्व होता है। और फिर उन्होंने ये कहा है कि अब स्टेट बैंक के बोर्ड पर जो है ना वो कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होगी, कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय जो है वो स्टेट बैंक के ना ही बोर्ड पर बैठेगा, ना ही मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी पर बैठेगा। स्टेट बैंक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट ऑपरेट करेगी। और एक चीज जो उन्होंने और करवाई है वो ये करवाई है कि जब आप आईएमएफ प्रोग्राम में रहेंगे, तब आप किसी भी किस्म की इंपोर्ट्स पर या ट्रेड पर आप किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, ना ही आप किसी किस्म की इंपोर्ट को रोकेंगे, बैन करेंगे, किसी भी तरीके से करेंसी में इंटरवेंशन करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ट्रेड विल फंक्शन नॉर्मली। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हैं जो कि आईएमएफ ने उनसे करवाए हैं, जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो आना शुरू हुई है। अली भाई, आपको पाकिस्तान में जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग होती नजर आ रही है? लास्ट सेशन में हमने सना तौफीक साहबा से बात की थी, तो वो उन्होंने काफी सारी एग्जांपल दी थी, और उनके हिसाब से इट वुड बी क्वाइट टफ एंड डिफिकल्ट टू डू इन पाकिस्तान। तो आपको पाकिस्तान में डेट रीस्ट्रक्चरिंग होती नजर आ रही है इन नियर फ्यूचर? देखिए, इसमें इस डेट रिस्ट्रक्चरिंग के दो कंपोनेंट्स है, एक है फॉरेन डेट रिस्ट्रक्चरिंग, एक है लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग। अब सबसे पहले आ जाते हैं फॉरेन डेट रिस्ट्रक्चरिंग में। अगर हमें देखिए, आज ये तकरीबन हमें कुछ आईएमएफ प्रोग्राम में 6 अरब डॉलर अरेंज करने थे 22 जून, जिसमें से 3 की कमिटमेंट हमें आ गई है, और आज की कुछ न्यूज रिपोर्ट्स ये बता रही है कि आईएमएफ बाकी 3 अरेंज करने पर भी इंसिस्ट कर रहा है। अगर हम ये नहीं कर सके अगले 3 अरब डॉलर, तो हमें फॉरेन डेट रिस्ट्रक्चरिंग में जाना पड़ेगा इमिजिएटली। उसकी वजह ये कि अगले साल आपके पास 25 अरब डॉलर की पेमेंट है, 24 से 25 अरब डॉलर। हम ये कहते हैं कि इसमें से 15-16 अरब डॉलर तो हम रोल ओवर करवा लेंगे, लेकिन उसके बाद भी 8-9 अरब डॉलर कहीं ना कहीं से आपको मैनेज करने हैं। तो अगर आप अभी जो है वो 2-3 नहीं कर पाएंगे, तो अगले साल बेशक आपको 8-9 ना करना पड़े, 4-5 ही करने पड़े, किसी भी तरह आप कर इकोनॉमी को इसी तरह रोक के रखें, तो उसके बावजूद भी अगर आपको करना पड़े तो ये एक इट विल बी अ टफ थिंग टू डू। हाउएवर ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी, क्योंकि श्रीलंका और घाना में ये था कि वहां पर जो कमर्शियल डेट था उसका कंपोनेंट रिलेटिवली ज्यादा था। हमारा डेट का कंपोनेंट मल्टीलैटरल और बायलैटरल है, जो कि अपने डेट्स पर रिलीफ या हेयर कट बहुत मुश्किल से लेते हैं। कमर्शियल डेट पर सिंस वो इन्वेस्टर के पैसे होते हैं,
और उसमें इन्वेस्टर प्रिपेयर्ड होता है लॉस या प्रॉफिट लेने के लिए, तो वो करना, रिस्ट्रक्चर करना जो है वो रिलेटिवली आसान होता है। तो ये हमारे लिए जरूर एक चैलेंज आएगा, बट यस, फॉरेन डेट रिस्ट्रक्चरिंग के जो है वो चांसेस हैं अगर हम आईएमएफ प्रोग्राम कंक्लूड नहीं कर पाए तो। अब रही बात लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग की। लोकल डेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग आपको तब करनी पड़ती है जब आपकी करेंसी बिल्कुल ही निकल जाती है और आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो इतनी बढ़ जाती है जो कि आपके पूरे रेवेन्यूज को कंज्यूम कर लेती है। लोकल डेट रिस्ट्रक्चर के लिए आई थिंक वी आर वेरी अर्ली ऑन दैट। आई थिंक अभी हमें कोई जरूरत नहीं है लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग की। अगर हम अपने टैक्स मेजर्स ले लेते हैं, हम कहीं से अगले 1 साल 2 साल में ट्रिलियन 2 ट्रिलियन रुपीस से अपने टैक्सेस बढ़ा लेते हैं, तो हम लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग को अवॉइड कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है स्टार्टिंग टुडे। सही। अ, अली भाई, हमने तो सुना था कि 3 बिलियन पाकिस्तान को अरेंज करना, 2 फ्रॉम सऊदी, 1 फ्रॉम यूएई, और अभी आज का जो आर्टिकल भी था न्यूज़पेपर में, तो उसके मुताबिक अभी 3 बिलियन और पाकिस्तान को अरेंज करना है। लेकिन उधर दूसरी तरफ शहबाज साहब कह रहे हैं कि अब हमने सारे काम कर लिए हैं, IMF हैज नो एक्सक्यूजेज लेफ्ट फॉर द प्रोग्राम। और अगर हम जो आपने मेंशन किया जून तक करने हैं, तो ये प्रोग्राम जून तक ही नहीं था बस? जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे ही। जी जी, सॉरी। जी, जून के बाद तो शायद फिर मे बी गवर्नमेंट यही कर रही हो कि अच्छा जून तक ले जाते हैं इसको घसीट के, और जून में फिर नया करेंगे, हम कर लेंगे, या कोई और गवर्नमेंट आके नया फिर रिव्यू कर लेगी नए सिरे से सारा। देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि प्रोग्राम जून तक का ही है। एक्चुअली हमें ये अश्योरेंसेस जो अरेंज करनी थी वो करनी थी मार्च में, और हमें ये $3 अरब की अश्योरेंसेस अरेंज करते करते कुछ 15 अप्रैल हो गई है। एक्चुअली कुछ बात ये थी कि $5 बिलियन जो पाकिस्तान कह रहा था कि हमें $5 अरब की जरूरत है जून तक, आईएमएफ कह रहा था 7 है। आई थिंक कुछ $6 अरब के करीब जो है वो बीच में इनका जो है वो एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें से $3 अरब आपको एसएलए साइन करने से पहले अरेंज करने थे, और अब आपको $3 अरब जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल से पहले अरेंज करने थे। $6 अरब हो जाते तब आपको एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल मिलती। $3 अरब हमने कर लिए हैं, तो जिस पर ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि अब कोई बहाना नहीं है, ये वो शायद वो एसएलए के लिए है कि ठीक है शायद एसएलए साइन भी हो जाए, लेकिन हमें ये $3 अरब अरेंज और करने हैं क्योंकि यही हमारी जून तक की रिक्वायरमेंट है करंट अकाउंट की और जो डेट रीपेमेंट्स है मिलाकर। तो यस, अगर अगर ये $3 अरब हमें और अरेंज करने में महीना लग गया, देन देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि फिर तो प्रोग्राम 40-45 दिन का रहेगा। तो डेफिनेटली जी। हम एक ट्रिकी पोजीशन में आ गए हैं। और अगर IMF की स्टेटमेंट पढ़ें तो वो मेरा ख्याल है इंसिस्ट कर रहे हैं कि 3 और करें अरेंज। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उन्हें भी ये देखा कि आपने अगर 45 दिन आपको शुरू के $3 अरब में, जिसमें आप कह रहे थे कि हमने अरेंज कर लिए ये सारे पैसे, अगर ये लग गए हैं और अगर एसएलए साइन हो गया और बाकी $3 अरब नहीं आए, तो डेफिनेटली वहां पर भी एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि आप किस तरह ये करेंगे। क्योंकि जब आपको, मतलब आप $3 अरब आपको कहाँ से लेने हैं? अब आपने सऊदीया से भी ले लिया, यूएई से भी ले लिए। अब या तो आप कतर से कुछ कोई फंड अरेंज कर ले, या फिर आप कमर्शियल डेट रेज कर ले। आपने चाइना से भी ले लिए, सऊदीया से भी ले लिए और यूएई से भी ले लिए। तो अब आप क्या कमर्शियल डेट इन हालात में अरेंज कर पाएंगे? या आप कतर को, जो एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग की मद में आपके पास कुछ $500 मिलियन आने हैं, यही कुछ बॉल पार्क नंबर कोट हो रहा है, तो वो किस तरीके से अरेंज करेंगे? ये एक्चुअली हमें अपने पार्ट में क्लैरिटी नहीं है, तो डेफिनेटली आईएमएफ भी कंसर्न है। सही सही। अच्छा, एक क्वेश्चन भी किसी ने ट्वीट भी किया था 2-3 दिन पहले कि क्या पाकिस्तानी मार्केट्स ने डिफॉल्ट को प्राइस इन कर लिया है? मेरा तो जवाब था सीधा सीधा कि नहीं। लेकिन बहुत सारे जब हम चीज़ें देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह इस तरह मार्केट्स को, तो काफ़ी हद तक वो डिफॉल्ट को प्राइस इन किया है चीज़ों ने। जब आप श्रीलंका से कंपेयर करें, डेप्रिसिएशन देख लें, मार्केट देख लें, हमारी जो मार्केट की पी है या बुक टू प्राइस रेशो, इस तरह के जो एनालिटिक्स अगर हम देखते हैं, तो श्रीलंका जो डिफॉल्ट के बाद की सिचुएशन है पाकिस्तान में, वो डिफॉल्ट से पहले ही हो चुकी है सिचुएशन। तो लेकिन फिर भी जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, जाहिर है पैनिक तो आता है। तो आपके ख्याल में कहाँ पे खड़ा है पाकिस्तान, कितना प्राइस इन है, कौन सी चीजें जो हैं वो इसके बाद फर्दर
खराब होंगी। जी बिल्कुल, जैसे हमने थोड़ा सा पहले भी ये डिस्कस किया कि श्रीलंका और घाना में जो भी हुआ ना वो थोड़ा इमीडिएट हुआ, यानी 2 3 4 महीने के फर्क से हुआ। पाकिस्तान में 1 साल से बातें हैं कि हम डिफॉल्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से मार्केट भी अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करते हुए आ रही है। श्रीलंका की मार्केट में जब डिफॉल्ट होने के बाद जब उनकी इंडेक्स 7,000 पॉइंट 7,500 पॉइंट पर आया था, तब वहां पर स्टॉक्स 2 और 3 के पी के दरमियान ट्रेड कर रहे थे। आज उनकी मार्केट 5 के पी पे ट्रेड कर रही है। हमारे यहाँ से सब बहुत सारे अगर आप ब्लू चिप्स देख लें तो वो ऑलरेडी 2 टाइम्स ऑफ प्राइस, 3 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आपका सवाल कि क्या प्राइसिंग कर लिया, आई थिंक बहुत हद तक प्राइसिंग कर लिया, बट डेफिनेटली जब इतनी बड़ी खबर आती है कि जब आपने डिफॉल्ट कर लिया है और आपको आगे का पाथ समझ में नहीं आता, तो एक मार्केट में इमीडिएट नेगेटिव रिएक्शन जरूर आता है, और आई थिंक वो आएगा मार्केट में। सही। और डेप्रिसिएशन को किस तरह देखते हैं? जो हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम तो लुटे जा रहे हैं हर हर रोज। अगर मैं देखूं पिछले 2 साल में तकरीबन 55 और 50% तक जो है ना वो डेप्रिसिएशन हो चुकी है। आई थिंक ये भी जो वहां पर श्रीलंका और गाना में डिफॉल्ट होने के बाद 50% हुआ, यानी जब उनकी करेंसी टोटल अगर आप उनकी डीवैल्यूएशन देख लें तो 50 से 60% के दरमियान है। हम भी तकरीबन 50% कर चुके हैं डीवैल्यू। तो ये चीज तो हो गई है हमारे पास। हाउएवर शायद डिफॉल्ट की सिचुएशन में कोई 10% की डिवैल्यूएशन हम और देख सके, बट देन ऐसा नहीं होता कि डिफॉल्ट होने के बाद करेंसी बिल्कुल ही आउट हो जाती है। आई थिंक वहां पर स्टेट बैंक अपना काम करती है, और फिर आईएमएफ प्रोग्राम, और ऐसा नहीं होता कि डिफॉल्ट होने के बाद आपको आईएमएफ प्रोग्राम ही नहीं मिलता है या आपके पास बिल्कुल। आई थिंक आईएमएफ प्रोग्राम तो आपको करना होगा, ये आपको फैसला करना है कि डिफॉल्ट से पहले करना है या डिफॉल्ट के बाद करना है। सही। तो आई थिंक करेंसी में भी जो होना था और मेजोरिटी जो है वो हो चुका है। सही। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये कि जब कहीं भी डिफॉल्ट हो जाता है तो चीज़ें काफ़ी डिटीरियरेट हो जाती हैं। तो हम जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमें इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कितनी जल्दी मार्केट्स रीबाउंड करती हैं, रिकवर होती हैं? कौन सी एसेट क्लासेस में हमें डिफ़ॉल्ट सुनने के बाद जाना चाहिए या एग्ज़िट करना चाहिए? कब दोबारा एंट्री लेनी चाहिए? कौन से एसेट क्लासेस में इंटर होना चाहिए? तो अगर एक थोड़ी-सी टिप्स दे दें कि इस तरह की सिचुएशन में व्हाट्स गुड फॉर अस? जी, देखिए इसमें जब आप इस तरीके की एक फाइनेंशियल क्राइसिस से, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, तो जनरली लोग सेफ हेवन की तरफ जाते हैं, और जाना भी चाहिए, विच इज शायद कमोडिटीज हो गई, गोल्ड हो गया, मेटल्स हो गए, या बहुत हद तक लोग फिक्स इनकम में भी जाते हैं। आई थिंक शायद ये वो वाला क्राइसिस नहीं है जिसमें हमें अपना सारा एक्सपोजर फिक्स इनकम में रखना हो, क्योंकि इन 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 वेरी वर्स्ट केस सिनेरियो जो है शायद हम लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग और ये ट्रेजरी बिल्स, और वहां पर भी कुछ एक कॉम्प्लेक्स मसाइल हो। हाँ, तो एक चीज जरूर हम करनी चाहिए, वो है कि डाइवर्सिफाई रखना चाहिए 2 3 एसेट क्लासेस में, और कहीं पर एक्सपोजर जो है वो कैपिटल मार्केट्स में लेने के लिए भी तैयार होना चाहिए, इन द सेंस कि जब ये रिफॉर्म्स होते हैं श्रीलंका में, जब ये रिफॉर्म्स हुए हैं, जब स्टेट ओन्ड एंटिटीज या उन्होंने पूरी एनर्जी चेन को सही किया है, तो वहां पर जिन सेक्टर्स ने सबसे पहले परफॉर्म किया है वो एनर्जी सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है। फिर जिस तरह वहां पर ट्रेड आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होना शुरू हुई, जब उनको आईएमएफ प्रोग्राम मिला, तो वहां पर जो स्टॉक्स लाइक सीमेंट सेक्टर से, स्टॉक्स लाइक जो 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 कि कंज्यूमर मटेरियल्स है, वहां पर उसमें भी रैली आई। जो सेक्टर जो कि थोड़ा सा लैगर्ड रहा वहां पर, वो फाइनेंशियल सेक्टर है, क्योंकि वहां पर रिस्ट्रक्चरिंग की बातें जब से हो रही है, तो वहां का फाइनेंशियल सेक्टर, खासतौर पर बैंक्स, इंश्योरेंस, ये थोड़े से वहां पर जो है वो अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं। बट वहां पर टेक्नोलॉजी सेक्टर जिनकी डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यूज है, एनर्जी सेक्टर्स जिनकी डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यू है, और उनके जो कैश फ्लो के मसले हैं वो सॉल्व हो रहे हैं। फिर वहां पर जो डेवलपमेंट सेक्टर, यही कंस्ट्रक्शन वगैरह है, वहां पर उन स्टॉक्स में जो है वो इंटरेस्ट रहा है। तो आई थिंक फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर परस्पेक्टिव, थोड़े से पैसे आपके कैपिटल मार्केट्स में होने चाहिए, थोड़े पैसे आपके कमोडिटीज में होने चाहिए, इन द सेंस गोल्ड में होना चाहिए, थोड़ा जो है वो फिक्स इनकम में होना चाहिए। तो आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए ऑन ऑल एसेट क्लासेस। थैंक यू अली भाई। मेरी तरफ से यही क्वेश्चन थे। आप ऑडियंस से डायरेक्टली क्वेश्चन ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम जी खुदा अहमद। साहब और अली साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मुझे ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज़ बहुत ही जामे तरीके से अली साहब ने हर चीज़ का लॉजिकली जवाब दिया। बहुत सारे सवाल जो हमारे जहन में थे, ख़ास तौर पर मैंने लिखे हुए थे, वो आपने ही कर दिए। और अब ज़ाहिर है वो जवाब दे चुके हैं, तो मैं समझता नहीं हूँ उनको रिपीट किया जाए। लेकिन फिर भी चलें, एक थोड़ा सा यूँ समझ लें कि याद दहानी या थोड़ा ड्रिलिंग के लिए अ, आपने तो ग़ालिबन जो डोमेस्टिक जो हमारी है उसमें हेयर कट का ऑलमोस्ट कहा है कि चांसेस कम है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा-सा नेगेटिव एंगल से लेके चलें, तो फिर भी कितना का आप अली साहब इसमें समझते हैं कि अ, फॉर एग्ज़ाम्पल गुंजाइश है कि आपके जो शॉर्ट टर्म के जो हैं टी बिल्स वगैरह 3 और 6 मंथ्स वाले, वो कितना हेयर कट ले सकते हैं इसमें? थैंक यू। जी, जी बहुत अली शुक्रिया भाई। अहमद साहब। जी, बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके सवाल का। जो बेसिकली देखिए इसमें मैं थोड़ा-सा ज़रा इसका बैकग्राउंड ये दूँ कि मैंने इस वजह से कहा कि शायद लोकल डेट रिस्ट्रिक्शन की बातें थोड़ी-सी जो है वो अ, अर्ली स्टेजेस पर है, इन द सेंस कि देखिए हुआ ये है कि गाना में जो लोकल डेट रिस्ट्रिक्शन का जो है वो कंक्लूड हुई है, उसमें जो हेयर कट्स लिए हैं वो लिए हैं बिटवीन 5% से 10% के करीब, जो कि रिस्ट्रक्चरिंग में उन्होंने लिया है। पहले फेयर ये था कि 30% और 40% लेना पड़ेगा, बट वो 10% लिए हैं जो उनका फाइनल कंक्लूड हुआ है। तो ये हो गया गाना की बात, ठीक है। लेकिन वहां का मसला बिल्कुल डिफरेंट था। श्रीलंका का 128% डेट टू जीडीपी था, गाना का तकरीबन 100% था। हमारा डेट टू जीडीपी अब 70% से थोड़ा सा नीचे है। हमारी अभी भी टैक्स रेवेन्यूज के आधे पैसे जो है वो जाते हैं डेट सर्विसिंग में। देखिए इसमें हमारे पास इमीडिएट तो ये ऑप्शन अवेलेबल है कि हम लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग में जाने से पहले हम ये करें कि अपने टैक्स रेवेन्यूज को हम बढ़ा दें, जो कि हम बढ़ा सकते हैं। हम कहीं बहुत बार हमने सुना है टीवी पर और उस पे कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अभी भी आपके टैक्स नेट में पूरी तरह नहीं आए, चाहे हम रियल एस्टेट की बात कर लें, चाहे हम रिटेल की बात कर लें, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात कर लें। तो अब जो है अगर हम किसी तरह अपने टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ा लेते हैं तो हम लोकल डेट टू जीडीपी, लोकल डेट की रिस्ट्रक्चरिंग को बहुत आसानी से वो कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि अगर हमने ये काम नहीं किए वक्त पर, तो डेफिनेटली फिर जो बाकियों के साथ हुआ वही हमारे साथ भी होगा। जी, बहुत शुक्रिया अली नवाज़ साहब, बहुत शुक्रिया। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम। बल्कि अली साहब और खिज़र साहब, मैं इस प्रोग्राम के हवाले से आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आपके बहुत सारे प्रोग्रामों में मैं शामिल रहा हूँ और थैंक यू। सब बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट। वंस अगेन थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। थैंक यू जी करीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सलाम। जी, क्वेश्चन ये है अली भाई से। अली भाई मतलब जो है मार्केट या जिस तरह हमारे मुज़ाकरा चल रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि आईएमएफ एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट के बाद आप डॉलर का क्या रेट देख रहे हैं सर, फर्स्ट क्वेश्चन। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्टेट बैंक का जो पॉडकास्ट हुआ था, उन्होंने बताया था कि हमारे पास $4 बिलियन के गोल्ड रिजर्व्स हैं। तो अगर हमारे पास गोल्ड रिजर्व हैं तो हम क्यों डिफॉल्ट करेंगे? मतलब समझ में नहीं आ रहा। वो हम प्लेज या वो तो सेल कर सकते हैं ना। एक हमारे पास एक, जब आप कर्जा उस वक्त नहीं दे सकते जब आपके पास कुछ नहीं हो। आपके पास 4 बिलियन पड़े हुए हैं तो आप किस तरह डिफॉल्ट करेंगे? जी कहीं तो सॉरी, आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट वाज गोल्ड रिजर्व, फर्स्ट पार्ट वाज डॉलर कहाँ पे देख रहे हैं आपको? डॉलर कहाँ देख पीकेआर रहे हैं? जी वर्सेस डॉलर जी। जी, अगर ठीक है। एग्रीमेंट हो अगर जाता है। आईएमएफ प्रोग्राम, जी जी, ऐसे अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो आई थिंक करेंसी जो है वो पीकेआर स्ट्रांग होगा, जरूर होगा, लेकिन कोई बहुत ज्यादा जो है वो नीचे नहीं आएगा। हम इसमें हम देख सकते हैं करेंसी 5% से 10% के दरमियान जो है वो स्ट्रांग हो जाए। बट अगर कोई इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम जो अब हो जाएगा, ये प्रोग्राम भी हमारे पास बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। और जून में ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद जुलाई में हमें एक बड़े प्रोग्राम में जाना होगा,
जो कि ज्यादा मुद्दत का होगा, शायद 2 से 3 साल के लिए होगा, वहां पर एक स्टेबिलिटी आएगी करेंसी के अंदर। अगर हमें जुलाई में प्रोग्राम चाहिए तो हमें आज से उसको नेगोशिएट करना शुरू कर देना चाहिए और उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि आईएमएफ की प्री रेक्विजिट्स होती हैं। बहरहाल ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, बट हम जरूर देखेंगे कि करेंसी में बेहतरी आएगी, लेकिन ये कहीं 5% से 10% होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। जो दूसरा बात है कि आपका गोल्ड रिजर्व का, ये एक कंफ्यूजन है, ये बेसिकली कंफ्यूजन है कि ये $4 अरब अगर हमारे पास है तो हम इसको प्लेज करके क्यों नहीं ले रहे हैं। ये $4 अरब के गोल्ड रिजर्व्स जो है वो शायद ये प्लेज करना शायद एक नेगेटिव है फॉर इमेज, इस वजह से नहीं किया जा रहा। लेकिन आई एम सरप्राइज टू नो कि ये कहीं इस गोल्ड रिजर्व्स की ना आईएमएफ कोई बात कर रहा है, ना ही जो है वो यहाँ पर लोकली इस तरीके की कोई खबर हो रही है कि हम इस तरीके से कोई चीज प्लान भी कर रहे हैं। तो आई डोंट नो कि ये $4 अरब जो है ये कहीं पहले से ईयर मार्क्ड है, या हम इसको प्लेज कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस पर क्लैरिटी जो है वो खुल के अवेलेबल नहीं है। और चले हमारे पास तो नहीं है, मैं इसको खबरों में ढूंढ रहा था कि शायद आईएमएफ इसको कहीं जिक्र करे कि आप ये एक चीज कर लें। तो आई डोंट नो ये शायद कहीं हमारे रिजर्व में ऑलरेडी कहीं पर प्लेज्ड है या कहीं ईयर मार्क्ड है, इस पर जो है वो क्लैरिटी नहीं है कि ये डेफिनेटली अगर ये अवेलेबल है तो ये बिल्कुल प्लेज हो सकते हैं, और वो है, बट इस पर अभी तक कोई बात या इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, ना ही स्टेट बैंक की तरफ से है, ना ही आईएमएफ की तरफ से है। तो आई एम नॉट श्योर कि हम उस पर जो है वो $4 अरब उससे रेस कर भी सकते हैं या नहीं। अली भाई, ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट या स्टेट बैंक रुपी प्रिंट करता है, जी डू दे डू दिस अगेंस्ट सम सिक्योरिटीज जैसे गोल्ड, या कोई नहीं है इसके अगेंस्ट सिक्योरिटीज? कोई भी नहीं है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये इन्फ्लेशनरी होता है। स्टेट बैंक सबसे पहले इसी को मना करता है कि आप जो है वो ये मनी प्रिंटिंग जो है वो सबसे पहले बंद करें, क्योंकि ये इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा जो है वो रीजन होता है। तो अब हमने तो खैर मनी प्रिंटिंग बंद कर दी है, क्योंकि जो स्टेट बैंक ऑटोनॉमी बिल हुआ है उसके बाद ये एक आईएमएफ का टारगेट भी है कि आप जो है वो मनी प्रिंटिंग जीरो पे रखेंगे, यानी गवर्नमेंट को आप कोई भी नहीं देंगे प्रिंट करके पैसे। तो ये तो हमारे पास अभी आईएमएफ प्रोग्राम में बिल्कुल बंद है। तो लेकिन सही ये बिल्कुल रोल बैक नहीं होता है, ये 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 बिल्कुल विदाउट एनी बैकिंग जो है ये प्रिंट होता सही सही। अमार भाई, जी थैंक यू अस्सलाम फॉर वालेकुम। ज्वाइनिंग। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अली भाई फॉर ज्वाइनिंग ट्विटर स्पेस एंड एनलाइटनिंग अस विद योर इनसाइट्स। है। थैंक यू सो सो मच। बेसिकली मेरा क्वेश्चन जो है, आई जॉइंड लिटिल बिट लेट, तो मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन एड्रेस हो चुका है कि नहीं। तो मुझे थोड़ा सा ये कंपैरिजन आप बता सकते हैं कि यूक्रेन एक्चुअली डिफॉल्टेड इन 2013, और उसके बाद हुआ ये था कि 60% की उस साल इन्फ्लेशन सिर्फ हुई थी, और उसके बाद जो है इन्फ्लेशन डिडंट मैटर मच टू यूक्रेन, और काफी हद तक चीजें जो है वो स्टेबल हो चुकी थी। लेकिन अगर उसका कंपैरिजन देखा जाए अर्जेंटीना के साथ, तो अर्जेंटीना भी तकरीबन 2-3 दफा डिफॉल्ट हो चुका है, लेकिन उसकी इन्फ्लेशन है पर ईयर के हिसाब से, अगर 2014 का टाइम पीरियड देखें तो इट इज अराउंड 46% पर एनम, यानी कि CAGR में कैलकुलेट कर रहा था उसकी, तो हर साल जो है तकरीबन 46% इंक्रीज की है। बट नो जी डाउट के जो कैपिटल मार्केट है आपकी, वो उसको भी बीट कर रही थी, वो तकरीबन 48 to 50% CAGR उसको बीट करती है, यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपके रिटर्न्स जो है वो थोड़े सेफ हो जाते हैं। लेकिन सही। फ्रॉम इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव मैं ये देख रहा था कि उस कंट्री की, अर्जेंटीना की 46% है, और अगर वेनेजुएला का देखा जाए तो वेनेजुएला का तो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन भी बढ़ती रही है, साथ में उनकी करेंसी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट की गई है, और काफी ज्यादा साइड के कम्पेयर टू यूक्रेन अगर देखा जाए, एज कम्पेयर टू रशिया देखा जाए, तो बहुत ज्यादा। तो इसमें थोड़ा कंपैरिजन आप बता सकते हैं कि यूक्रेन में क्या सीन हुआ था, और अर्जेंटीना और वेनेजुएला का इतना ज्यादा इन्फ्लेशन क्यों है? जी, वहां पर भी देखिए, जो जिन कंट्रीज ने डिफॉल्ट किया है उनकी जो 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 इन्फ्लेशन है उनका उसका सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है आपकी करेंसी की डिप्रिसिएशन होता है, कि आपके पास आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी वीक होती है कि आप
आप जो जरूरी अशिया हैं, सिंस आपकी करेंसी कंटिन्यूसली डिवैल होती रहती है, तो आपके पास इन्फ्लेशन रहती है। और फिर जब डेट लेवल्स बहुत होते हैं, तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो मनी प्रिंटिंग करती है, जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। तो ये हमने कहीं हद तक श्रीलंका में भी देखा कि 70% की इन्फ्लेशन हो गई है। ये हमने गाना में भी देखा कि 60% की इन्फ्लेशन हो गई है। और ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी। हाउएवर ये जो दो कंट्रीज है, वहां पर सिंस जब उनको प्रोग्राम मिल गया है, तो अब वहां की इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आना शुरू हो गई है। और अगर आप मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन इन दो कंट्रीज की देखें, तो अब वो डिक्लाइनिंग पाथ पर है। हाउएवर ये चीज हमने जो है वो अर्जेंटीना या यूक्रेन के केस में नहीं देखी थी, क्योंकि वहां पर उनके लिए जो आईएमएफ का प्रोग्राम लेना डिफॉल्ट के बाद वो बहुत चैलेंजिंग रहा है। और वो अपनी करेंसी को किसी तरह कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। उनकी करेंसी बहुत ज्यादा वीक रही है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट रहा है। जी जी, मार थैंक भाई। यू सो मच। मोइस। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सर बैंकिंग सेक्टर के स्पेसिफिक एक क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ अगर हम लोग फॉरेन डेट पे रिस्ट्रक्चरिंग पे जाते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा, और अगर हम लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे जाते हैं तो उस केस में बैंकिंग सेक्टर पे क्या इफेक्ट आएगा? नहीं, फॉरेन डेट जब हम रीस्ट्रक्चरिंग पे जाते हैं तो आ, होगा ये कि जो लोकल बैंक्स ने, देखिए जब फॉरेन डेट रीस्ट्रक्चर होगा तो एक्चुअली फॉरेन करेंसी का डेट जो है वो रीस्ट्रक्चर होता है। जब वो फॉरेन करेंसी का डेट रीस्ट्रक्चर होगा, तो वो आपका फॉरेन करेंसी का जो डेट है, चाहे वो उसके होल्डर्स फॉरेन हो या लोकल हो, दोनों जो है वो रिस्ट्रक्चर होंगे। मिसालन अगर किसी नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी ने यूरो बॉन्ड लिया हुआ है, तो वो भी रिस्ट्रक्चर होगा। या अगर किसी कमर्शियल लोकल या बाहर की किसी भी कमर्शियल बैंक ने अगर आपका फॉरेन डेट लिया हुआ है, चाहे वो यूरो बॉन्ड की फॉर्म में हो या वो गवर्नमेंट को लेंड किया हो, एफएक्स बेस्ड लेंडिंग की हो, वो सारी रिस्ट्रक्चर होगी। एटलीस्ट जो लास्ट दो कंट्रीज हमने श्रीलंका और गाना में देखा है, वहां पर तो यही हो रहा है कि अगर वहां पर कमर्शियल बैंक में भी जो है वो, अगर उन्होंने किसी स्टेट ओन्ड एंटिटी को या गवर्नमेंट को एफएक्स का लोन दिया हुआ है, या उनके पास गवर्नमेंट के, सिंस बैंक्स की ऑफशोर ब्रांचेस होती है जिसके थ्रू वो यूरो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के, अगर वो भी होल्ड करते हैं, तो वहां पर भी उनको रिस्ट्रक्चर हुआ है और हेयर कट लेना पड़ा है। तो अगर ये चीज हमारे पास भी होती है, तो वो बैंक्स जो कि फॉरेन डेट होल्ड करते हैं, खैर उनको काफी हिट भी आई है, सिंस हमारी जो यूरो बॉन्ड्स की प्राइसेस जो है वो जो प्राइसेस में डिक्लाइन हुआ है, यील्ड्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो हमने देखा है कि लास्ट ईयर के जो बैंक्स के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं, उनमें जिन जिन बैंक्स के पास यूरो बॉन्ड था, उन्होंने उसकी इम्पेयरमेंट्स भी बुक की है। तो उसका काफी हद तक इम्पैक्ट तो हमने उनकी बुक्स में देख लिया है। बट देन जो उन्होंने एफएक्स लेंडिंग की हुई है टू द गवर्नमेंट, उस पर अभी कोई भी ना ही उन्होंने प्रोविजन बुक की है, ना ही इसकी जरूरत है इस वक्त। बट अगर इनकेस आपका फॉरेन डेट रिस्ट्रक्चर होने पर आपकी बात आती है, तो डेफिनेटली उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। और इनकेस लोकल डेट रिस्ट्रक्चर होता है, तो लोकल डेट रिस्ट्रक्चर भी, सिंस गवर्नमेंट का जो डेट है वो 80-85% जो है वो कमर्शियल बैंक्स ओन करते हैं। तो जब वहां पर वो डेट भी रिस्ट्रक्चर होने आएगा, और अगर कोई हेयर कट्स वहां पर भी लेने पड़े, तो उसमें भी बैंकिंग को लॉसेस देंगे। बिलाल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? वालेकुम। जी जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि सपोज के मनी मार्केट में हमने 1 लाख रुपीज रखे हुए हैं, तो अगर हेयर कट होता है जैसे 5 to 10% बोल रहे हैं, तो क्या हमारा मतलब 90,000 रह जाएगा? मतलब ये क्वेश्चन था, मुझे थोड़ा अंडरस्टैंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने कहा पूछ जी बिल्कुल। देखिए, इसमें अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम अभी तक लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग के करीब भी नहीं आए हैं। बट अगर इनकेस इस तरीके की कोई चीज होती है, तो यस,
जो भी आपका डेट होता है, फॉर एग्जांपल होता है इस तरीके से है कि आपने 1 लाख रुपए का कोई मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लिया है और उस पर एक कूपन या उस पर एक पेमेंट ड्यू है। तो टेक्निकली ये होता है कि जिस डेट से वो इफेक्ट होती है, आपका जो एक्यूमुलेटेड जो कि पेएबल होता है वो पूरा रिस्ट्रक्चर होता है। यानी अगर उस पर कोई कूपन पेमेंट भी जो है वो ड्यू होती है तो वो भी एक साथ रिस्ट्रक्चर होकर आपको, अच्छा उसमें रिस्ट्रक्चरिंग के डिफरेंट टर्म्स होते हैं, कुछ में हेयर कट होता है, कुछ में हेयर कट नहीं होता, कुछ में ये होता है कि ठीक है आपको जो ये 1 लाख रुपए मिलेंगे या 1,10,000 रुपए जो भी आपका कूपन पेमेंट इंक्लूडेड है, ये अब आपको पहले 6 महीने में मिल रहे थे, अब ये 6 महीने में नहीं मिलेंगे, ये आपको 3, 4, 5 साल में ट्रांचेस में मिलेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स में मिलेंगे। तो ये बेसिकली टर्म्स उसके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन यस देयर इज प्रोबेबिलिटी कि इसमें जो है वो आपको हेयर कट भी लेना पड़े, और आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है कि ये लाख है तो 90 या 1,10 है तो आपको 1 मिलेगा। वो जैसी भी उस वक्त की सिचुएशन होती है उस हिसाब से आपको जो है वो पेमेंट मिलती है। तो सर बेसिकली मतलब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो बेसिकली उनका AUM कम हो जाएगा, जो जो देखिए, इसमें जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जो मनी मार्केट फंड्स होते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही डाइवर्सिफाई रखते हैं। वो सारा टी बिल में नहीं होता है, वो टी बिल में भी होता है, PIBs में होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास डिपॉजिट्स भी होते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट उन्होंने जगहों पर इन्वेस्ट किया होता है, और जिस तरीके हालात है उन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म्स में इन्वेस्ट किए होते हैं, तो वो बहुत जल्दी मेच्योर हो जाता है। तो इनमें जो है वो रिस्क रिलेटिवली बहुत ज्यादा कम है। बट देन अगर टी बिल का कॉम्पोनेंट हुआ और उस वक्त हमें डेट रीस्ट्रक्चरिंग में हम गए तो शायद उस पर इम्पैक्ट आएगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हर म्यूचुअल फंड ने अपने आप को बहुत डाइवर्सिफाई रखा हुआ है और बहुत ही शॉर्ट टर्म के पेपर्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो जो है वो रिलेटिवली दे आर शील्डेड फ्रॉम दैट। बट यस, जब हिट आएगी तो वहां पर भी आएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अहमद साहब, आपने कर लिया था क्वेश्चन या और है कोई? जी नहीं, मेरा क्वेश्चन हो गया था। और थैंक यू। मतलब बल्कि मैं तो आपने जो क्वेश्चन किए थे बहुत अच्छे और ऑलमोस्ट सारे ही लॉजिकली फ्रेम थे। बहुत सारी चीज़ों का अली साहब ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। तो मैंने जो है ना ज़रूरी भी समझा कि मैं एक दफ़ा फिर अप्रिशिएट करूं, क्योंकि देखें अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो ये भी एक तरह की एक्नॉलेजमेंट होती है कि जी आपने इनकरेज किया है अच्छी एक गुफ्तगू को और अच्छी उसको भी। तो बाकी सही। अली भाई आप का माशाल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज है, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। और बस मेरा ये और बाकी भी जो दूसरे क्वेश्चन भी हुए हैं उसमें भी अगर आप देखें तो कंसर्न एक ही है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास फिर क्या एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन अल्लाह ना करे, लेकिन जाहिर है हम तो एक डिस्कस कर रहे हैं इवेंचुअलिटी, तो उसमें फिर आप क्या सुजेस्ट करते हैं कि किस तरह से जो है ना जो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करें इस सिचुएशन में? थैंक यू। देखिए, इस इन्फ्लेशनरी सिनेरियो में जो है वो जब इस तरह की चीज होती है और इन्फ्लेशन जो हाइपर इन्फ्लेशन होती है उसमें कैश रखना जो है ना ये सबसे ज्यादा जो है वो डिस्करेज होता है, इन द सेंस के कोई तो एसेट क्लास में आप हो जहां पर वो आपकी कैचअप कर सके आपकी इन्वेस्टमेंट। तो इसमें बेसिकली अब तो यहाँ पर गोल्ड फंड्स भी अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप गोल्ड भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आपके पास स्टॉक्स अवेलेबल है जो कि डॉलर डिनोमिनेटेड जिनके रेवेन्यू है, तो अगर इनकेस करेंसी निकलती है या इंटरेस्ट रेट्स में कुछ होता है तो ये वो वाले स्टॉक्स हैं जो कि कैश रिच कंपनीज है। तो रेकमेंड इसमें ये कर सकते हैं कि देखिए, इन इस तरीके की क्राइसिस वाली सिचुएशन में कोई एक जगह सेफ नहीं होती है, तो अपने पैसों को जो है वो आप डाइवर्सिफाई करके रखें, यानी 30-35% आप मनी मार्केट फंड्स में रखें, जो कि जो है वो यानी इनकम फंड्स नहीं, इनकम फंड में रिलेटिवली मेच्योरिटी जो जो होती है टीबिल और PIB की वो हायर होती है। इसको आप शॉर्ट टर्म मनी मार्केट फंड्स में रखें 30-35%, 30-35% आप कमोडिटीज में रखे हो, 30-35% आप इक्विटीज में रखे। तो आपका ये डाइवर्सिफाई जब पोर्टफोलियो होगा, तो सिंस गोल्ड भी डॉलर डिनोमिनेटेड है, आपके स्टॉक्स में भी आप वही लें जो कि डॉलर डिनोमिनेटेड इनके रेवेन्यूज है। हमने देखा है हपको है, IPPs की पूरी चेन है, एनर्जी की पूरी चेन है। तो आप इन वाले स्टॉक्स में रखें जिनके रेवेन्यूज डॉलर डिनोमिनेटेड, और बाकी 35% जो है वो आप मनी मार्केट फंड्स में रखें, क्योंकि उसमें भी आजकल रिटर्न जो है वो
बहुत बेहतर है, 20% से ऊपर जो है वो अब इंटरेस्ट रेट्स है। तो इस तरीके से डाइवर्सिफाई करके अपना पोर्टफोलियो रखेंगे तो आप जो फिर ये वाला जो फेज है या जो पीरियड है उसको आप रिलेटिवली बेहतर जो है वो निकाल लेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गुराया साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम खिज़र भाई, अली भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनलाइटमेंट ऑफ ऑन दिस सब्जेक्ट। मेरा ब्रीफली आपसे ये क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन जो है वो किसी भी एसेट के लिए किलर है, और पाकिस्तान में जो हम लेटेस्ट इन्फ्लेशन देख रहे हैं, इसका लॉन्ग टर्म सिनारियो आप सिर्फ करेंसी डिवैल्यूएशन का है या प्रिंटिंग इश्यूज है? क्योंकि कमोडिटी साइकिल तो पूरी दुनिया में आया है, लेकिन उसके साथ जो पाकिस्तान में डिवैल्यूएशन हुई है वो फॉरेन जो पाकिस्तानी अब्रॉड में उनके लिए तो एक किलर इंस्टिंक्ट हुआ है ना, कि डिवैल्यूएशन इतनी शार्प हुई है कि कोई एसेट भी सेफ नहीं है। तो लॉन्ग टर्म जो प्रोग्रेस आप देख रहे हैं कि ये जो पैसे ये प्रिंट कर रहे हैं, आया ये आईएमएफ इनको पाबंद कर सकता है कि पैसे प्रिंटिंग बंद करें? क्योंकि अगर ये बंद नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन तो हाइपर हो जाएगी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये बिल्कुल पाकिस्तानी गवर्नमेंट ट्रू सेंस में इसको प्रिंटिंग को स्टॉप कर रही है कि बैकयार्ड में इन्होंने प्रिंट स्टार्टर रखा हुआ है, वो आईएमएफ को डिटेल्स रॉन्ग नहीं दे रही? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में जाके ये एक बहुत वैलिड होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो कैच अप होगी वो सिर्फ इसी से होगी कि करेंसी कितनी ये छाप प्रिंट करें। थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया सर। देखिए, इस पूरे प्रोग्राम का मकसद जो है वो किसी तरह ये है कि आप अपनी करेंसी को जो है वो मैनेजेबल लेवल यानी कंट्रोल में ले आए, क्योंकि इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो सबसे पहले करेंसी होता है, और उसके बाद आपने सही कहा कि मनी प्रिंटिंग होता है। करेंसी को हम ये पूरा आईएमएफ का प्रोग्राम करना और फिर ये सारे स्टेप्स लेना, इसका किसी तरह मकसद ये है कि हम अपने जो है वो डेट को मैनेज कर लें और करेंसी को रोक लें, ताकि हम इन्फ्लेशन जो हमारे यहाँ हाइपर इन्फ्लेशन हुई है वो किसी तरह मैनेज हो जाए। अब ये इन्फ्लेशन जो है ना, ये हर साल इतनी नहीं हो सकती है, दिस इज डिजास्टर्स फॉर द कंट्री। ये तो इन्फ्लेशन की वजह से जो है वो मुल्क खत्म हो जाते हैं। तो ये इन्फ्लेशन किसी तरह जो है वो, और ये आईएमएफ प्रोग्राम में हमने ये देखा भी है कि ये जो रिफॉर्म्स हमने किए हैं, तो उसके बाद आईएमएफ की ये प्रोजेक्शन है कि अगले 2 साल में हमारी इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में आ जाएगी। और यही चीज जो है वो स्टेट बैंक भी फोरकास्ट कर रहा है कि हमें अपनी किसी तरह भी इन्फ्लेशन इसको जो है वो सिंगल डिजिट में लेकर आनी है। इस तरीके से जो है वो आप कंट्री जो है वो आगे चलेगी। रही बात आपकी मनी प्रिंटिंग वाले सवाल, तो ये मनी प्रिंटिंग वाला जो एड्रेस इशू जो है वो लास्ट प्रोग्राम आईएमएफ प्रोग्राम में ही जो है वो इन्होंने एड्रेस कर दिया था आईएमएफ ने। और मनी प्रिंटिंग जो है वो बिल्कुल जो मनी प्रिंट करके जो गवर्नमेंट को फाइनेंसिंग होती थी वो बिल्कुल बंद करती थी। और स्टेट बैंक ऑटोनॉमी बिल जो लास्ट ईयर जनवरी में अप्रूव हुआ था, वो भी इसी मकसद के लिए हुआ था कि कोई भी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं हो जिसकी वजह से ये मनी प्रिंटिंग पर फोर्स करें। और फिर उन्होंने जो टारगेट सेट करवाए थे वो ये करवाए थे कि आप मनी प्रिंटिंग करके गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस नहीं करेंगे। तो ये इस वक्त मनी प्रिंटिंग नहीं हो रही है, गवर्नमेंट को फाइनेंसिंग नहीं हो रही है। ये हो रही थी श्रीलंका में, तो हमने देखा हाल क्या हुआ है। हमने बहुत पहले बंद कर, बहुत पहले का मतलब है आईएमएफ प्रोग्राम में बंद कर दी थी, जिसकी वजह से हमारे पास डबल इफेक्ट नहीं आया। एक तो करेंसी की वजह से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, और दूसरी मनी प्रिंटिंग की वजह से होता तो वो एक और जो हमारे लिए किलर होता। तो हमारा ये वाला फैक्टर नहीं है मनी प्रिंटिंग वाला, हमारा करेंसी की वजह से जो है वो इन्फ्लेशन काफी वो हुई। और फिर एक फ्लड्स भी एक रीजन थे जिसकी वजह से सप्लाई शॉक्स थे कुछ चीजों में। बट ये मनी प्रिंटिंग हैज बीन एड्रेस्ड, ये पिछले आईएमएफ प्रोग्राम में भी एड्रेस हो गई थी और आगे के आईएमएफ प्रोग्राम में भी एड्रेस है कि मनी प्रिंटिंग इस वक्त नहीं हो रही है। और ये पॉसिबल नहीं है अब कि ये गवर्नमेंट जो है वो गलत रिपोर्ट कर रही हो, कि सिंस आईएमएफ बहुत माइक्रो लेवल पे डाटा जो है वो स्टेट बैंक से लेता है और सारी चीजें वो देख रहा है। तो आई थिंक मनी प्रिंटिंग तो नहीं हो रही है, और किसी तरह बस अब कोशिश ये है कि आईएमएफ प्रोग्राम होने के बाद हम अपनी करेंसी को जो है वो कंट्रोल कर लें। जी, और अली भाई इसी से मेरा फॉलो अप क्वेश्चन है कि जो सीपीआई का जो नंबर वो
आई रेड दैट इधर स्विट्जरलैंड में जो है ना उनका सीपीआई का डाटा और है, कंट्री टू कंट्री डिफरेंस है। तो आप इसको जो सीपीआई का नंबर पर वीक और पर मंथली आता है, आप इसको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं? ये पाकिस्तान का हिसाब से 44 पे इन्फ्लेशन है, और जो इसमें जो इंटरनेशनली तो वो प्राइसेस कमोडिटी की काफ़ी इसमें इंक्लूड होती हैं, तो काइंडली इसके ऊपर आप थोड़ी रोशनी डाल दीजिए। थैंक यू। देखिए, सीपीआई की कैलकुलेशन के जो मैकेनिज्म्स होते हैं ना, वो कंट्री टू कंट्री जो है वो डिफरेंट होते हैं। हमने भी जो सीपीआई को कैलकुलेट करने का एक एक बास्केट ऑफ गुड्स है, वो बास्केट ऑफ गुड्स में हमने एक वेटेजेस दी हुई है, फूड सेक्टर को, ट्रांसपोर्ट को, रेंट को। ये इस तरीके का एक बास्केट होता है, और उसका फिर एक 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 बेस ईयर होता है जिसके कंपैरिजन में आप जो है वो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। तो डेफिनेटली देखिए, इन्फ्लेशन का लेवल तो हर आदमी के लिए डिफरेंट हो सकता है, इन द सेंस के गवर्नमेंट का एक बेंचमार्क होता है कि एक आइडियल हाउस होल्ड में खर्चे इस तरीके से होंगे और ये वेटेजेस होंगे। हो सकता है कि मेरी इनकम का 50% रेंट में जा रहा हो, और अगर रेंट 10% बढ़ जाता है तो मेरे लिए इन्फ्लेशन कुछ और होगी, आपके लिए इन्फ्लेशन कुछ और होगी। लेकिन सिंस उसको आपको एक बेंचमार्क करना है, तो गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है कि एवरेज हाउस होल्ड का इन इन चीजों पर एक्सपेंस होता है। तो ये बास्केट ऑफ गुड्स है, ये वो सेक्टर्स हैं, और बेस्ड ऑन उन सेक्टर्स उनकी क्या प्राइसेस में मूवमेंट आई है, तो आपने एक वो किया है। हालांकि आप ये कई बार सुनते होंगे कि भाई इन्फ्लेशन तो ये 30 और 40% होंगे, चीजों की कीमत तो डबल हो गई है। वो बिल्कुल जो जो आर्गुमेंट है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, बट देन हमें एक इंडिकेटर को मेजर करने के लिए एक बेंचमार्क की जरूरत है, जिससे सब रिलेट कर सके, तो और जिस बेस्ड ऑन दैट बेंचमार्क पॉलिसीज बना सके। तो फिर वो एक गवर्नमेंट का एक फॉर्मूला बनाया हुआ है सीपीआई बास्केट का, उसके थ्रू ये मेजर होता है। डेफिनेटली इसके और बहुत तरीके हैं मेजर करने के लिए, बट देन जो नेशनल कंसेंसस बेंचमार्क है, आई थिंक उसको देखना चाहिए, ताकि आप अपनी पॉलिसीज जो है वो उसको देखकर बना सकें। अब्दुल? Yeah, thank you for having me. I just want to ask the question. Sorry, I just joined a few minutes ago. It's thinking about the issue that for how long can we reschedule the debt? Because for the past few years, as you know, we've seen the debt has been rescheduled, but there is no imminent restructuring that we saw in sight. So there is restructuring is the only way out. So how long do you think Pakistan can postpone the imminent restructuring that looms over our heads? Yes, thank you. It is an important question that we have to pay around $75 billion in next 3 years, and how will we be able to manage that? That is a valid question. However, if the only way we have is we continue to remain in IMF program, and since if we implement the reforms which are recommended by IMF, that could potentially bring us back to a point where we can raise funds from commercial banks, where we can raise funds from international capital markets, where we can promote FDI and bring in some flows from there, and we can privatize some of our assets. So these are a mix of reforms which can bring this country back to path of to sustainability. But then if these reforms are not implemented, then we will not be able to avoid foreign debt restriction at least. But if we do that, that might be a possible where we can service our debt in timely manner. But like you said, even if we are in the IMF program, which is clearly has a lot of doubts and
unforeseen circumstances looming around it. But regardless of whether we are in the IMF program or not, we definitely need some sort of structural solution, because raising that amount of debt in the global capital markets, especially when the risk-free rate in the United States is 5%, means that Pakistan would be raising that new debt and refinancing that at like ridiculous levels, like 14% or 15%, as you can see the yields that the Pakistani bonds are trading at, the Pakistani Euro bonds. So like this seems like a very impractical solution, that even if the IMF program is not sufficient enough. Don't you agree with that? Yes, absolutely. We have to do too many right things to get on the path where we be able to service our debt. We need much of inflows for example, in Sri Lanka, we have seen that there has been some foreign investment coming in their local debt instrument, which has been able to, I think they have seen $200 million of inflows in last. So there has to be a very mix of foreign direct investment, foreign portfolio investment, inflows from FDIs, maybe some friendly countries investing. We have seen Saudi Arabia willing to invest $10 billion in Pakistan, and then we were willing to sell some state-owned assets to UAE, some oil companies. So there has to be a mix of many things where we will be able to manage our debt according to that. But then you're right, it will be a very difficult situation to avoid any kind of Additionally, material. Mr. Naqvi, last question. The fact that when you consider these austerity measures and how difficult these things are, and then you imagine that there's going to be a government out there who's going to be sacrificing the political capital for all this, that seems very unlikely that they're going to do and impose such measures and such difficulties upon the people, especially if the consequences of these are far too large on the political capital. There is absolutely there's no doubt that for doing all these kind of reforms, you have to keep politics aside. With the measures you have to take will be an unpopular measure. You have to increase tax base, which is unpopular for any type of government. But then the point is, we have no other choice. We have to do this, otherwise there will be a very painful path for our economy. So I think politics should be the last thing which we should think of right now. That is our first priority, unfortunately, right now. But then that has to be kept aside in order to bring back the economy to its sustainable levels. Yeah, thank you for answering my question, and thank you for having me. थैंक यू अब्दुल। अली भाई 1 घंटे से ज्यादा हो गया, मेरे ख्याल है क्वेश्चंस हैं अभी कुछ, तो 10-15 मिनट और दे दें एंड देन विल क्लोज द सेशन, राइट? Sure. सही। नेक्स्ट फैजी साहब। मीन टाइम मेरा क्वेश्चन है लास्ट अली भाई के जिस तरह की अभी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं और जो अनसर्टेनिटी है अबाउट IMF, अभी अगर मैं इक्विटीज में ही रहना चाहता हूं तो विच सेक्टर्स डू यू थिंक आर गुड गोइंग फॉरवर्ड, और अगर उन सेक्टर्स में से कोई आपके ख्याल में हाइलाइट्स हैं, कंपनीज हैं, तो अगर थोड़ा सा उनका ब्रीफली रिव्यू दे दें। जी बिल्कुल। देखिए, हमने जो ये कुछ रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए हैं एनर्जी चेन में, जहां पर हमने इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस पास ऑन कर दी है और हमने गैस प्राइसेस पास ऑन कर दी है, तो इससे हमने कुछ हद तक जो एनर्जी चेन का कैश फ्लो है वो बेहतर कर दिया है। तो इसमें जो एक सेक्टर है जिसके डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यूज है, ठीक है, वो सर्कुलर डेट में अभी फंसा हुआ है, बट देन आपको जो है वो जैसे ही आप IMF प्रोग्राम में जब जाएंगे तो आपको सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि वो सर्कुलर डेट को मैनेजेबल लेवल पर या उसको रिड्यूस करने की बात होती है। तो आई थिंक ये एक वो सेक्टर है जो कि IMF प्रोग्राम के बाद ये लाइमलाइट में रहेगा। इनकी अर्निंग स्ट्रांग है और आई थिंक ये एक एडवाइजेबल सेक्टर है जिसमें स्टॉक्स लाइक मिसालन OGDC, PPL या पाकिस्तान ऑयल फील्ड जो कि कैश रिच कंपनी भी है,
और डिविडेंड यील्ड भी इसकी बहुत अच्छी है और डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यूज भी है। तो आई थिंक एनर्जी चेंज को जो है वो हमें बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा स्टॉक पावर है। आई थिंक जब सर्कुलर डेट पर कोई 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 रिफॉर्म होगा तो जो आईपीपीस के जो कैश फ्लोज हैं वो भी अनलॉक होंगे और इनके भी डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यूज है। तो आई थिंक हपको को कंसिडर करना चाहिए। फिर सीमेंट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक उन्होंने काफी अच्छे मार्जिन अपने मेंटेन किए हैं। तो आई थिंक सीमेंट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी भी स्ट्रांग है। वो इंपोर्ट डिपेंडेंट भी इतने नहीं है क्योंकि उनमें से बहुत सारे जो रॉ मटेरियल है वो लोकल कोल यूज कर रहे हैं या अफगान कोल यूज कर रहे हैं। तो वो ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट भी नहीं है। ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड थोड़ी सी स्लो है, बट सिंस जब हम एक रिफॉर्म पैकेज या हम आईएमएफ प्रोग्राम में आ जाएंगे तो रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी में होगी। सिंस वो अभी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं तो आगे जब इकोनॉमी रिकवर होगी तो उनकी ग्रेजुअली और इस लेवल से भी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी। तो इस वक्त आई थिंक ज्यादा फोकस जो है वो एनर्जी चेन, आईपीपीज, ये आपके सीमेंट सेक्टर और फिर सिलेक्टिवली फर्टिलाइजर सेक्टर जिसकी यील्ड्स ईफर्ट बहुत एक अच्छा कंपनी है, कुछ 17-18% की डिविडेंड यील्ड है। तो आई थिंक वो सेक्टर्स में जो है वो ईफर्ट में जो है वो करना है। तो आई थिंक ये कुछ मैंने कुछ स्टॉक्स के नाम लिए जो कि ये 5-6-7 जो है ये ब्लू चिप कंपनीज है। तो इनमें रहे तो इनमें डिविडेंड यील्ड भी बेहतर है और इनकी अर्निंग्स भी जो है वो इस इकोनॉमिक हेडविंड से प्रोटेक्टेड है। अली भाई, अगर टेक को देखें, अगर मैं यूएस मार्केट्स को अभी देखता हूं तो वहां पे भी टेक जो है दैट्स वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर्स। और जो हमारी करेंसी डिवैल्यूएशन हुई है उसके बाद जो हमारी टेक कंपनीज हैं जैसे एवियन है, सिस्टम है, इस तरह इनकी तो प्योर सर्विस है, पाकिस्तान बेस्ड सर्विस में आते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, डॉलर में इनकम है, इनकी एक्सपेंसेस रुपीस में हैं। बट टैक्स सेक्टर में भी पिछले कुछ महीनों से बिल्कुल कोई मूवमेंट अच्छी नहीं आई। व्हाट कुड बी द रीजन? अगर हम सिस्टम लिमिटेड को देखें तो हर हाउस ने सिस्टम लिमिटेड को बाय किया हुआ है, बट इफ यू लुक एट द प्राइस एप्रिसिएशन देयर इज नथिंग व्हिच वी कैन टॉक अबाउट। जी बिल्कुल, हमने एक्चुअली सिस्टम्स में खासतौर पे जो कि लीडिंग स्टॉक है ये टेक सेक्टर का, हमने देखा है कि इसमें पिछले एक साल की अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो ये कहीं कुछ 30-40% जो है वो अपने लो से कह लें या जो है वो एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो इसमें कुछ ये स्टॉक 300-325 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा था, कहीं 22 में, और ये एक साल में रैली करके कहीं 500 रुपए के करीब आ गया है। तो हमने ये एक प्राइस रनअप उसमें देखा। हाउ एवर ये जो स्टॉक है ये अभी भी डिस्पाइट के मार्केट जो है वो कुछ स्टॉक्स 2-3 के पी और शायद ओवरऑल मार्केट 4 के पी पे ट्रेड कर रही है, लेकिन ये स्टॉक अभी भी 15 से 20 के पी के करीब ट्रेड कर रहा है। तो सिंस उसमें एक थोड़ा सा अर्ली प्राइस रनअप आ गया था तो अभी वो स्टॉक अपने लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो है वो इसकी अर्निंग्स ग्रोथ है। सिंस इसकी भी सारी डॉलर डिनोमिनेटेड अर्निंग्स हैं और ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, तो इट इज अ वेरी गुड स्टॉक इन द टेक स्पेस। बट ये एवीएन और नेटसोल और ऑक्टोपस, इनमें हमने कोई खास अर्निंग्स ग्रोथ नहीं देखी है क्योंकि इनका ये जरा प्रोजेक्ट बेस्ड भी काम करते हैं, फिर इनका कुछ लोकल कंपोनेंट भी है, तो उसमें वो उस तरीके की हमने अर्निंग्स ग्रोथ नहीं देखी है। बट देन ये वो सेक्टर्स हैं जिनकी एफएक्स अर्निंग्स आती है, और ये भी सिंस ये जरा इकोनॉमी और थोड़ी सी मार्केट स्टेबल करेंगी तो इनमें भी प्राइस परफॉर्मेंस हम देखेंगे आगे। ऑक्टोपस के सीईओ से स्पेस हमने स्केड्यूल की हुई है, इट वाज लास्ट वीकेंड, बट उनको कोई काम पड़ गया था इसलिए नहीं कर पाए। होपफुली नेक्स्ट सैटरडे 10 बजे इंशाल्लाह उनके साथ सेशन करेंगे एंड विल आस्क अबाउट एवियन एंड ऑक्टोपस। अली भाई, अगर हम रिफाइनरी सेक्टर को देखें तो ये न्यूज़ बेस्ड ही चलता रहा है। अटक रिफाइनरी हैज़ बीन माय फेवरेट स्टॉक सिंस लास्ट 2 years, लेकिन ये बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक होता था कि मार्केट की डायरेक्शन को देख के ये पहले ही एक तरह की दौड़ लगा देता था अटक रिफाइनरी। बट अभी अगर मैं इसको देखूं तो ये बिल्कुल एक लेवल पे स्टे कर रहा है। मार्केट अगर क्रैश भी होती है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो व्हाट्स स्पेशल अबाउट रिफाइनरी सेक्टर या अटक रिफाइनरी?
देखिए, अटक रिफाइनरी इस पूरे सेक्टर में, अटक रिफाइनरी जो है वो, एक तो इनकी पिछले एक साल में अर्निंग्स बहुत अच्छी आई है अटक रिफाइनरी की। सेकेंडली, ये पिछले 2 साल से या 2.5 साल से जो रिफाइनरी सेक्टर है ये परफॉर्म करता है रिफाइनरी पॉलिसी। हम पिछले 2 साल से सुन रहे हैं रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है और वो लोकल और नई रिफाइनरीज के लिए इसमें इंसेंटिव्स है ताकि ये लोकल रिफाइनरीज भी अपने आप को अपग्रेड कर लें। तो इसमें जो बेसिकली प्राइस रन अप आता है वो रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है, उस पर एक रिफाइनरी आता है। प्लस अटक रिफाइनरी की खासतौर पे अर्निंग्स जो है वो पिछले एक साल से काफी बेहतर है। थर्ड, अटक रिफाइनरी की बुक पे जो है वो कैश बहुत अच्छा है, और ये 250 से 300 रुपए पर शेयर कैश आई थिंक उसकी बुक पर है। और अगर ये रिफाइनरी पॉलिसी आती है और इनको अपग्रेड भी करना पड़ता है तो ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फंड्स जो है वो इंटरनली जनरेट कर लेंगे फॉर अपग्रेडेशन। तो ये बेसिकली अटक रिफाइनरी तो इस पूरे सेक्टर में जो है वो स्टॉक शायद एनआरएल या पीआरएल या दूसरा जो बाइको है उनकी अर्निंग्स रेड में ही रही है, बट अटक रिफाइनरी की अर्निंग्स जो है वो पॉजिटिव रही है। तो ये सही। बेसिकली, अगर अब हम सुन रहे हैं कि रिफाइनरी पॉलिसी जो है वो अब आ जाएगी, आई थिंक कोई मुसद्दिक जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है उनका जो कोई बयान भी है चला है कि 2 वीक्स में आ जाएगी, तो आई थिंक ये सेक्टर शायद फिर लाइमलाइट में आएगा। सही सही। अच्छा, हमने तकरीबन सारे पीएसएक्स के सेक्टर्स इस स्पेस में कवर किए हुए हैं। तकरीबन टेक, सीमेंट, बैंकिंग, फर्टिलाइजर, केमिकल, ईएनपी, ऑल। बट अभी तक फार्मा कवर नहीं किया। अगर कोई आप एनालिस्ट रिकमेंड कर दें इन कमिंग सैटरडेज, तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर लिटिल बिट फार्मा सेक्टर पाकिस्तान का। जी Uh, बिल्कुल, मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ उनको। ठीक है। अच्छा सैयद साहब, इफ यू हैव योर क्वेश्चन प्लीज कीप योर क्वेश्चंस ब्रीफ एंड 10-15 मिनट में क्लोज करते हैं सेशन। सैयद फैसल, प्लीज गो अहेड। सर मेरा सवाल जो है वो अली सर से ये है कि जैसा कि हम पिछले पहले भी देखते आए हैं कि बूम और बस्ट का साइकिल आता था और चला जाता था। तो सर अब ये जो है सेशन ज़्यादा लॉन्ग हो गया, इसमें बीच में हम कहीं फंस गए हैं। तो सर अभी इकोनॉमी क्राइसिस भी चल रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, और डॉलर भी अपनी जगह पे मतलब कभी ऊपर नीचे मतलब बहुत वोलेटाइल है, स्टॉक मार्केट भी नहीं चल रही। तो सर आप कहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट, हम यहीं पे अब बाज़ार में क्या होने वाला है, मतलब यहीं पे फंसे रहेंगे या कुछ हमें कुछ काम करने का मौका मिलेगा? देखिए फैसल भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 2018 से ना ही पॉलिटिक्स हमारी सेटल हुई है और ना ही हमारी मैक्रो इकोनॉमी सेटल हुई है। देखें, आप देखें अगर पिछले 5 साल के कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी आप देखें उठा के, तो हर सेक्टर में जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है, कुछ को छोड़ के, बट और मेजोरिटी 70-80% सेक्टर्स में जो है वो, तो टेक्निकली हमारी कंपनीज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपकी पॉलिटिक्स वॉलेटाइल रहेगी, उसके बाद आपकी मैक्रो इकोनॉमी में आप कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फैसले नहीं कर पाएंगे, और आप फैसले अगले 3 महीने और 6 महीने को देखकर करेंगे, तो ये वाले सिचुएशन पिछले हमारे 5 साल में देखे गए हैं, जिसकी वजह से ये हमने देखा है कि कोई मार्केट में भी परफॉर्मेंस नहीं आई है और हमारी इकोनॉमी भी कोई बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं हुई है। बट देन हमें ये बात जो है वो, ये पैचेस जो है वो आते हैं, वो हमने देखा है कि खासतौर पे कंट्रीज लाइक, हमने श्रीलंका में ही देखा है कि वहां पर भी पॉलिटिक्स इशू था, वहां पर भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं 2019 में। बट सिंस जब उन्होंने रिफॉर्म्स किए तो उसको मार्केट ने अप्रिशिएट किया और उसकी प्राइस परफॉर्मेंस भी आई। हमने यहाँ पर भी देखा कि जहां पर आपकी अर्निंग्स विजिबिलिटी थी, फॉर एग्जांपल सिस्टम्स में, वहां पर फॉरेनर्स का इंटरेस्ट आया है। हमने अभी देखा है कि जब ओजी पीपीएल में आप सर्कुलर डेट पुराना क्लियर करने की बात कर रहे थे, तो वहां पर भी ओजीडीसी में प्राइस परफॉर्मेंस ओजी पीपीएल में 50-50% की आई थी। आज अगर आपने हबको, आज से अगर आपने 6-7 महीने पहले लिया हो, तो डिविडेंड इंक्लूडेड आपका टोटल रिटर्न 50% का होगा। ये मैं कुछ मिसालें दे रहा हूँ, डेफिनेटली पूरी मार्केट में प्राइस परफॉर्मेंस नहीं आई है। तो मेरा एक्चुअली कहने का मकसद ये है कि अगर हम अगले 5 साल
पॉलिटिक्स में लगे रहे इसी तरह जिस तरह हम अभी गुजर रहे हैं, तो मुल्क चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। और हम इस वक्त उस तारीख के उस टाइम पे खड़े हुए हैं कि जहां पर अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें अब ये रिफॉर्म्स और इकोनॉमी अपनी सीधी करनी पड़ेगी, वरना जो है वो हमने देखा है कि बाकी कंट्रीज का क्या हाल हुआ है। तो अगर हम ये रिफॉर्म्स कर लेते हैं और हमारा बेस के सिनेरियो यही है कि यस हम जो है वो एक लेवल पे आके रियलाइज कर लेंगे और इलेक्शन में जाकर हम अपनी इकोनॉमी पे काम करना शुरू कर देंगे। जब ये रिफॉर्म्स होंगे तो मार्केट्स भी परफॉर्म करेंगी, अ, फिर चाहे वो कैपिटल मार्केट्स हो या चाहे वो और मार्केट्स हो, लेकिन ये प्राइस परफॉर्मेंस आएगी कंसिडरिंग कि हमारे पॉलिटिकल इकोनॉमी सिचुएशन जो है वो रिकवरी हो गए। ये इसमें एक टफ आस्क है जो कि हालात चल रहे हैं, बट देन शायद यही फेथ हमें रखना है कि यस ये करने की जरूरत है और ये होगा, तो जो है वो बाकी चीजों में भी प्राइस परफॉर्मेंस आ जाएगी। तो सर, जो एक इन्वेस्टर है जिसको वो ट्रेडर नहीं है सर, तो अगर उसका पैसे इन्वेस्ट करने हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगले 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, तो सर वो क्या करे अब? देखिए, अगर इस वक्त सिर्फ बात स्टॉक मार्केट की हो रही है तो आई थिंक यहाँ पर जो वैल्यूएशन इस वक्त है 2 टाइम्स और 3 टाइम्स के पी पर, इसमें कुछ वो कुछ टाइम की अनसर्टिनिटी वो अलग जगह पर, बट देन ये एक बहुत अच्छे लेवल्स है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। हमने इवन 2008 में भी जो है वो नहीं देखा या बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए देखा है कि स्टॉक्स जो है वो 1 से 2 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग पे जा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी एनर्जी कंपनीज, आईपीपीज, बैंक्स ये 1, 1.5 और 2 की पी पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पर अगर किसी का व्यू 10 साल छोड़े अगले 5 साल का भी है, तो भी उसको अपना एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जिसमें स्टॉक्स एनर्जी कंपनी के, टेक के, बैंक्स के, ईएनपी के, फर्टिलाइजर के, और ये कंज्यूमर मटेरियल के, फार्मास्यूटिकल्स के, इस तरीके से एक अपना डाइवर्सिफाई अच्छा पोर्टफोलियो बना ले। इट इज अ वेरी गुड एंट्री लेवल्स। हाउएवर ये थोड़ा सा अनसर्टिनिटी का पीरियड आएगा जिसमें हो सकता है कि हम स्मूथली गुजर जाए, हो सकता है कि हम थोड़ा पेनफुल तरीके से गुजरे, बट देन स्टॉक्स उस लेवल पर आ गए हैं कि यहाँ से अगले 5 साल में डेफिनेटली रिटर्न जो है वो बेहतर बनाए जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम थैंक यू सर। अली भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी भाई, गो अहेड। सर, मेरा सवाल ये है, मतलब अभी हम देख रहे हैं जिस तरह मुल्क की माशी सूरत हाल है और पॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है मुल्क की, तो इसमें तो नहीं लगता अगर इलेक्शन होते हैं ये अक्टूबर में ही होते हैं तो लाजमी बात है, तो जो भी हालात बता रहे हैं तो खान साहब तो कम्प्लीटली मतलब वाइट वॉश ही कर रहे हैं, तो फिर वो तो आएंगे तो वो तो चुन चुन के बदले लेंगे, इनसे तो कुछ नहीं हो रहा। तो मतलब अगले 5 साल भी हमारे इसी मार कुटाई में गुजर जाएंगे, तो मुल्क का क्या बनेगा? Thank you, bhai. Thank you. Let's pass this question because we just want to focus on capital markets. जो सियासी बातें हैं उनको दूसरे फोरम्स के लिए रहने देते हैं। अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो हमारा बेसिक टॉपिक था आज का वो तो था हाउ कैन वी लर्न फ्रॉम श्रीलंका एंड घानाज डिफॉल्ट। क्यों वो डिफॉल्ट हुए थे, डिफॉल्ट के फौरन बाद क्या हुआ था, स्पेशली फ्रॉम कैपिटल मार्केट्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद वहाँ पे जो रिफॉर्म्स हुई हैं क्या हुई हैं, और अभी उनके मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ हैं। पर्पज़ ये था कि आल्दो बहुत सारे जो हमारे कंट्री मैन हैं वो बिलीव नहीं करते कि पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। दैट्स गुड थिंग टू थिंक ऑफ। बट अगर फिर भी कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है तो एज एन इन्वेस्टर व्हाट स्ट्रेटजीज शुड वी अडॉप्ट, ये पर्पस था कि हम गाना और डिफ़ॉल्ट के गाना और श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट से लर्न करें एंड देन उसके मुताबिक अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करें। बट आपके एक्सपीरियंस की वजह से अ लॉट ऑफ डिस्कशन वेंट टू PSX, हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसकी तरफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, ये स्पेस रिकॉर्डेड होती है। इसके अलावा जो सरमाया की टीम है वो इसको डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट पे भी लगा देती है। अगर आप पहली दफ़ा ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको हर सेक्टर पे तकरीबन डिस्कशन मिल जाएगी सरमाया के यूट्यूब चैनल पे।
काफ़ी सारे सेक्टर कवर किए हमने, द बेस्ट एंड वेल नोन एनालिस्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपका, आपने वीकेंड पे टाइम दिया, और ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। आज मैच भी हो रहा था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, वीकेंड भी है, लास्ट अशरा भी है, फिर भी आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपोलॉजीज जिनके क्वेश्चन नहीं ले पाए, अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, एंजॉय योर वीकेंड। अल्लाह हाफिज।